हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस। सो गवर्नेंस का बेसिक जो भी है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा कवरेज क्या होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो पहली चीज है कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस की बात करेंगे। तो इसके डेफिनेशन क्या है और कंपोनेंट्स क्या हैं उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्टेक होल्डर्स डिस्कस करेंगे कि गवर्नेंस के प्रोसेस में क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन है। इसके बाद गवर्नमेंट और गवर्नेंस का जो डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। पब्लिक पॉलिसी क्या है उसको डिस्कस करेंगे। और फिर एक ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे गवर्नेंस इन इंडिया में। और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नेंस इन इंडिया, जो गवर्नेंस इन इंडिया में इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं आज के टाइम पे, उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। और एक हम मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आखिरी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस में हम देखेंगे थोड़ा डेफिनेशंस। तो पहला यूएनडीपी का डेफिनेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए लिख रखे हैं मैंने ताकि आप इनको थोड़ा ब्रीफली याद रखें और उसको मेंस के अपने आंसर में इंट्रोडक्शन में ऐसे इन ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन यूज करके आप अपने आंसर को एक अच्छा आउटलुक दे सकते हैं। तो यूएनडीपी डिफाइन करता है अपना गवर्नेंस को कि गवर्नेंस क्या है, रूल्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे यहाँ पे है उसके रूल्स टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एडॉप्ट डिसीजंस। तो कॉन्फ्लिक्ट के बीच बहुत सारे वेरियस ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, तो सबको इक्वली रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में रूल्स बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, संविधान बनाया जाता है। तो उसको कैसे काउंटर करना है वो काम होता है गवर्नेंस का। और डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग होता है वो भी गवर्नेंस का पार्ट होता है। इसके अलावा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड देयर एक्सेप्टेंस बाय द पब्लिक, ये भी एक डेफिनेशन है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ द पब्लिक में किसका आइडिया आता है, लेजिटिमेसी का। तो गवर्नेंस का जो प्रोसेस होता है डेमोक्रेटिक सेटअप में स्पेसिफिकली, ये लेजिटिमेट होना चाहिए, इसको अथॉरिटी होनी चाहिए पब्लिक के द्वारा दी हुई, बिकॉज पब्लिक सुप्रीम है, पीपल सुप्रीम है डेमोक्रेटिक सेटअप में। और इनका प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए। प्रॉपर फंक्शनिंग से क्या मतलब है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। तो वो आगे भी एफिकेसी ऑफ गवर्नमेंट और अचीवमेंट ऑफ कंसेंसस एंड पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन में क्या आइडिया है कि लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग है। और जो गवर्नेंस के प्रोसेसेस में जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है तो वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में भी हो और ऑडिटिंग में भी हो, एनालिसिस में हो, असेसमेंट में भी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। और एक कंसेंसस बेस्ड हो, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो लोगों को, किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप को नुकसान ना हो। तो कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए। इसके बाद वर्ल्ड बैंक कैसे डिफाइन करता है, वर्ल्ड बैंक बोलता है कि पावर का जो आइडिया है, तो पब्लिक जो अथॉरिटी होती है या लोग जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको पावर देती है, देते हैं पीपल। और ये पावर किस तरीके से एक्सरसाइज की जा रही है इन मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट जो होता है इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को, उसको किस तरह से एक्सरसाइज किया जाता है, वो मैनर को गवर्नेंस प्रोसेस बोलते हैं। और ये इसमें इंक्लूडेड है ट्रेडिशंस और इंस्टीट्यूशन जिनके द्वारा अथॉरिटी एक्सरसाइज की जा रही है। तो वेरियस इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल जुडिशियरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया या एग्जीक्यूटिव हो गया, है ना। तो ये इंस्टीट्यूशंस को यूज करना और बहुत सारे कन्वेंशंस, रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना अथॉरिटी के इम्प्लीमेंटेशन में, एक्सरसाइज में, उसको हम गवर्नेंस कह सकते हैं। अब कुछ कंपोनेंट्स देख सकते हैं गवर्नेंस के क्या हैं। ये यूनाइटेड नेशंस ने डिफाइन किए हैं, कुछ 8 कंपोनेंट दिए हैं। तो सबसे पहला आइडिया आता है पार्टिसिपेशन का। तो ये इंश्योर बेसिकली क्या करता है कि पीपल जो हैं वो गवर्नेंस प्रोसेस के भाग बने और हर स्टेज में डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, इम्प्लीमेंट करने में और उसका एनालिसिस, असेसमेंट करने में, हर लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन हो ताकि ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो सके, ट्रूली डेमोक्रेटिक ये हो सके। रूल ऑफ लॉ इंश्योर करना है। रूल ऑफ लॉ क्या इंश्योर करता है कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, लॉ सुप्रीम है, लॉ इज सुप्रीम, ठीक है। कोई किसी भी पर्टिकुलर कास्ट, क्लास, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये भी रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है। और ये साइन है कि गवर्नेंस अच्छे तरीके से चल रहा है। कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए ताकि नो वन इज हार्म्ड इन अ पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी माइनिंग कंपनी को लीज दे दिया गया एक ट्राइबल एरिया में, वहां पे ट्राइबल पीपल के जो ट्राइबल राइट्स हैं
वो उनमें इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको राइट डिनाई हो जाएगा, जो एक बैड गवर्नेंस का साइन है। तो ये नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए, यानी टाइम बाउंड हो, यानी कि 25 साल तक एक पर्टिकुलर स्कीम चली जा रही है, वो बैड गवर्नेंस का साइन है। और इफेक्टिव होना चाहिए इन द सेंस कि आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए। तो किसी भी स्कीम का जो आउटकम है वो आउटकम अचीव होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक फंडिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना स्पेंडिंग कर दिया हमने और उसके तहत हम बोल रहे हैं कि हम गुड गवर्नेंस अचीव कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इक्विटेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात 11th 5 ईयर प्लान में की गई है, मैंने कई बार बात की है इसकी। तो ये क्या इंश्योर करता है, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इंश्योर करता है सोसाइटी में, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करता है, इकोनॉमिक और सोशल दोनों। और ये एक गुड गवर्नेंस का साइन है। और कोई भी छूट न जाए, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, ये इंश्योर करता है, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, राइट। इसके अलावा रेस्पॉन्सिवनेस की बात आती है। रेस्पॉन्सिवनेस बेसिकली क्या है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप को बेनिफिट नहीं मिला किसी भी स्कीम का, तो उनको वो अगर अपना कंसर्न रेज करें, वॉइस रेज कर सकें और गवर्नमेंट जो है इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, इफेक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लोगों के पास राइट होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, और लोगों के पास राइट होना चाहिए कि लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्क करें। ऐसा नहीं कि ओपेक तरीके से वर्क कर रहे हैं तो कुछ भी मनमानी चल रही है। तो ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी रिस्पॉन्सिवनेस भी इंश्योर करता है और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो आंसरेबल हों टू पीपल, और वो तभी होगा जब लोग उनको क्वेश्चन कर पाएंगे, और क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब ट्रांसपेरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कीम्स अवेलेबल है लोगों के पास, ताकि वो क्वेश्चन कर सकें कि ये पर्टिकुलर स्कीम में इतना पैसा लगा और कहाँ ये यूटिलाइज हुआ और कैसे यूटिलाइज हुआ और इसका आउटकम क्या रहा है। तो इन सब चीजों पर क्वेश्चन करना ही आंसरेबिलिटी इंश्योर करता है, उसके थ्रू अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है। अब कुछ स्टेक होल्डर्स देखेंगे, गवर्नेंस में क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक्टर है गवर्नेंस प्रोसेस में, और ये फॉर्मल होता है नेचर में, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे मीडिया हो गया, जैसे सिविल सोसाइटी हो गया, एनजीओ हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए। हालांकि सभी सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं, तो लार्जर ये जो है आइडिया सिविल सोसाइटी का है। तो ये सब चीजें, ये सब स्टेक होल्डर्स इनफॉर्मल तरीके से और इनडायरेक्टली गवर्नेंस में रोल प्ले करते हैं। ब्रॉड तरीके से अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरीज हैं स्टेक होल्डर्स का, जिनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफ में। तो एक स्टेट हो गया, मार्केट हो गया और सिविल सोसाइटी हो गया। और ये याद रखिए कि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सॉरी, ये इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे। सबसे पहले स्टेट पे आते हैं। तो मेनली स्टेट एक फॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम है, फॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी देश में। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और जुडिशरी हो गया, राइट। तो ये 3 बॉडीज हैं। इनके अलावा और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सीएजी है, लोकपाल है। तो सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनली पावर गेन करता है, लोकपाल को लीगल लॉ के तहत, पार्लियामेंट्री लॉ के तहत पावर दी गई है। तो ये सब बॉडीज भी पॉलिटिकल सिस्टम स्टेट के अंदर आते हैं। इनके अलावा बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपीज, एमएलएज, सिविल सर्वेंट्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स है ना, और कुछ नॉमिनेटेड या अपॉइंटमेंट हेड्स होते हैं बहुत सारी बॉडीज के, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज में होता है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड एलजी है, ये नॉमिनेटेड पोस्ट है, बट फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और उस गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेट ऑब्वियसली एसेंशियल स्टेक होल्डर है गवर्नेंस में, ड्यू टू द काइंड ऑफ व्हाट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंट्रोल जो एंजॉय करता है स्टेट। तो स्टेट जो है मोस्ट पावरफुल बॉडी होता है किसी भी कंट्री में। क्यों? क्योंकि ये कमांड करते हैं अथॉरिटी, कमांड्स अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। पीपल इलेक्ट द लीडर्स, लोगों का लेजिटिमेसी होता है, लोगों का सपोर्ट होता है। तो उसकी वजह से स्टेट सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रिसोर्स एंजॉय करता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है गवर्नेंस में, ठीक है।
इसके अलावा बहुत सारे लोग और बाकी के जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टेट पर डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए, पब्लिक गुड के लिए, सर्विसेज के लिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ या फिर वेलफेयर स्कीम्स के लिए कुछ फंडिंग आती है तो उसके लिए डिपेंडेंट होते हैं, जहाँ पे स्टेट वेंचर नहीं करना चाहता, स्टेट की कैपेसिटी नहीं है या स्टेट के स्कोप के बाहर है या फिर स्टेट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, या फीजिबल नहीं है, या स्टेट को बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों में ध्यान देना है, तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे स्टेट वेंचर नहीं कर सकता है। जैसे कि स्वाधार गृह एक स्कीम है जिसके अंदर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस जो वीमेन है उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, तो इसमें बहुत सारे एनजीओज को भी बेनिफिशियरी माना गया है। जो एनजीओज इस चीज़ में हेल्प करेंगे रिहेबिलिटेशन में, उनको कुछ फंडिंग दी जाएगी। और इसके अलावा जैसे मार्केट में एसईजेड्स के अंदर कुछ कुछ बिजनेसेस को एग्जाम्पशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, टैक्स के नाम, टैक्स एग्जाम्पशंस, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो सके। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो बाकी दो स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टेट पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अब कुछ तरीकों से स्टेट भी इन मार्केट और इन पे डिपेंडेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मार्केट का बात करें तो सबसे पहले मार्केट प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों हो सकता है। तो बिजनेसेस ग्रोथ में, बिजनेस में अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो उसमें क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छे तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से मैनेज हो पाता है। सिर्फ स्टेट लेड इकोनॉमीज के फेलियर्स हमने देखे हैं, रशिया, चाइना वगैरह में कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, स्पेशली रशिया, चाइना ने बाद में इसलिए रिफॉर्म कर लिया। तो इसलिए मार्केट इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए, इसलिए मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम देखते हैं कि 80% से ज़्यादा वर्कफोर्स जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, राइट। सो इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इन मिक्स्ड इकोनॉमीज जो कि इंडिया है। यहाँ पे मार्केट जो है या बिजनेसेस जो है वो कमांड करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिसोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इन मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो आइडिया ऑफ गवर्नेंस का पार्ट है। इसके अलावा हम जानते हैं मार्केट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिसमें यह ट्रिकलिंग डाउन होता है बहुत सारे बेनिफिट्स का, फ्रूट्स टू पीपल। कैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं और कंजम्पशन, जो प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं कंजम्पशन वाले, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करते हैं लोगों को। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। इनकम ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो वो लोग वेजेस के रूप में लोगों को दिए जाएंगे तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गवर्नेंस में, इकोनॉमिक गवर्नेंस स्पेसिफिकली। इसके अलावा सिविल सोसाइटी का हम देखते हैं क्या रोल होता है। तो सिविल सोसाइटी बेसिकली इनफॉर्मल तरीके की चीज़ है, ये भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों हो सकता है। अब ऑर्गेनाइज में क्या हो जाता है, जैसे हम देखते हैं यूनियन हो गया, ट्रेड यूनियन वगैरह हो गई, ये ऑर्गेनाइज होते हैं। प्रेशर ग्रुप वगैरह जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज होते हैं। ये बाकी के ग्रुप जो होते हैं उनको भी इंक्लूड करता है, जो स्टेट और मार्केट के पार्ट नहीं है। तो जो कोई भी स्टेट और मार्केट में नहीं आता है वो सिविल सोसाइटी में आता है, और बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है। तो कोई ऐसा एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि इतने ही लोग सिविल सोसाइटी में आएंगे। तो इसमें एनजीओज आएंगे, प्रेशर ग्रुप्स हैं, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया एक्सेट्रा। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल सोसाइटी का गवर्नेंस थ्रू सिविल सोसाइटी में। अब हम जानते हैं, जैसे बात की थी, स्टेट और मार्केट जो है आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करते हैं, बहुत बार इंटरैक्ट करते हैं सिविल सोसाइटी के साथ फॉर पर्पजेज लाइक रीचिंग आउट टू पीपल। तो बहुत सारे जो एरियाज होते हैं जहाँ पे स्टेट या मार्केट दोनों पहुँच नहीं सकते, ठीक है ना, रीच कम हो जाती है जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स के कारण, जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हिली एरियाज हैं जहाँ पे स्नोफॉल बहुत महीनों तक बाकी मेनलैंड कंट्री से उन एरियाज को आइसोलेट कर देता है, जैसे लाहौल स्पीति वगैरह हैं, हिमाचल वगैरह में बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो इनके लिए स्टेट और जो सिविल सोसाइटी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे वहाँ पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बहुत लोकल लेवल पे ऑपरेट करते हैं। तो ये सब चीज़ों, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कहीं ना कहीं स्टेट और मार्केट जो है अपना जो गवर्नेंस में हेल्प ले सकता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं कि एक मीडिया का यूज़ एडवर्टीजमेंट के लिए फॉर प्रमोटिंग अवेयरनेस रिलेटेड टू सोशल इशूज। तो एक एग्जांपल है HIV के अगेंस्ट, HIV से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने का काम किया गया स्टेट के द्वारा, दूरदर्शन के मदद से और बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से, ताकि जो मिसकंसेप्शंस है अबाउट HIV एड्स, जैसे कि ये छूने से फैल रहा है या फिर ऐसे मिसकंसेप्शंस थे, ठीक है, इनको कम करने के लिए, हटाने के लिए बहुत मेजर कैंपेन लाया गया जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। तो एक वो रोल मॉडल टाइप से समझ सकते हैं उसको हम। इसका हम देखते हैं गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है। तो अभी जब हमने जितना हमने डिस्कशन किया उससे क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेक होल्डर है गवर्नेंस में, एक ये एक्टर है जो गवर्नेंस कैरी आउट करता है, ठीक है। गवर्नेंस इटसेल्फ क्या है, वो प्रोसेस है जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स कैरी कर सकते हैं, मेनली गवर्नमेंट करता है। सो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है,
ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है गवर्नमेंट गवर्नेंस प्रोसेस में, लेकिन कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बिना प्रेजेंस ऑफ अदर टू स्टेक होल्डर्स। तो बिना बाकी दो स्टेक होल्डर्स की इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एक्ट नहीं कर सकता है। इन वेलफेयर स्टेट्स लाइक इंडिया फॉर एग्जांपल, इनका जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज लाइक यूएसए, जो प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है। तो ये वहाँ पे स्टेट का रोल कंपैरेटिवली कम हो जाता है इन वेलफेयर स्कीम्स। इंडिया में ड्यू टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी गवर्नमेंट ने को प्रोवाइड किया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अंडर आर्टिकल 36 to 51, जिसको हम डीप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। इनके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कुछ कुछ फंक्शन स्टेट को कैरी आउट करना है, जैसे राइट टू वर्क हो गया है ना, मैटरनिटी लीव का आइडिया है, मैटरनिटी लीव, इसके अलावा इक्वल वेज है टू मेन एंड वीमेन, है ना। इस टाइप की चीजें डीपीएसपी में प्रोवाइड की गई हैं। तो स्टेट को बहुत बड़ा रोल दिया गया है टू फॉर गवर्नेंस, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट के पास सोल अथॉरिटी है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर गुड गवर्नेंस, तो ये फेल हो जाएगा ये अचीव करने में, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ गुड गवर्नेंस, है ना। सो दिस इज बिकॉज क्या होता है कि अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं जैसे सिविल सोसाइटी है, वो इंश्योर करते हैं कि इफेक्टिव चेक हो गवर्नमेंट के ऊपर, सो दैट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और रेस्पॉन्सिव टू नीड्स ऑफ पीपल। तो अगर गवर्नमेंट सारा पावर ऑक्यूपाई कर लेगा और सारी जगह घुस जाएगा, है ना, तो उससे होता क्या है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सिविल सोसाइटी का प्रेजेंस जरूरी है, और सिविल सोसाइटी इफेक्टिव चेक, मीडिया जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन करता है कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट को कि इस पर्टिकुलर इशू पे क्या किया गवर्नमेंट ने, तो इसलिए सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं पब्लिक पॉलिसी क्या है। तो पब्लिक पॉलिसी जो है वो प्रोसेस है थ्रू विच गवर्नमेंट ट्रांसलेट्स देयर पॉलिटिकल विजन। तो एक विजन होगा, एक लार्जर विजन होता है, जैसे एक विजन हो सकता है कि पॉवर्टी रिमूव करना है हमको बाय 2030, या हमारा विजन हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया कि बाय 2050 ये सब चीजें हमको अचीव करनी, बाय 2030 सॉरी। तो ये सब जो हो गए ये लार्जर विजन है, लेकिन इनको कैरी आउट कैसे करना है, हाउ एंड व्हेन एंड हु विल कैरी आउट चीजें जो है, हाउ, ये जो क्वेश्चन होंगे वो पॉलिसी के तहत डिसाइड होता है। तो पॉलिसी जो होता है वो प्रैक्टिस में लाता है एक लार्जर पॉलिटिकल विजन को इनटू प्रोग्राम्स एंड एक्शन जो डिलीवर करने हैं। ये गवर्नमेंटल डिसीजंस होते हैं और रिजल्ट होते हैं एक्टिविटीज के जो गवर्नमेंट लेती है इन परस्यूएंस ऑफ सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो बेसिकली ये प्रैक्टिकल ये होते हैं, एक्शंस होते हैं टू परफॉर्म। आज के टाइम पे पॉलिसी जो है एविडेंस बेस्ड हो गई है, एविडेंस पे ज्यादा फोकस है इन पॉलिसी डिजाइनिंग मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो एविडेंस बेस्ड हो गया है, इसको हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग या रैशनल चॉइस थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें साइंटिफिक एविडेंसेस पे ज्यादा फोकस है इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, स्टीरियोटाइप्स एक्सेट्रा। तो साइंटिफिकली रिसर्च वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर मिशन का, इस पर्टिकुलर पॉलिसी का क्या सोशल आउटकम होगा, क्या सोशल इम्पैक्ट होगा, ठीक है, किस हद तक ये इफेक्टिव है और कौन सा दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं इसके अंदर की जाती हैं। कुछ फीचर्स देखते हैं पब्लिक पॉलिसी के। पब्लिक पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं? तो पब्लिक पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एक वेल प्लान तरीके से होता है, पैटर्न तरीके से होता है ना, ठीक है। और मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक पर्टिकुलर पॉलिसी ली जाएगी, ऐसा एड हॉक मैनर में नहीं कि मतलब ये बोल दिया और ये करना है, तो ऐसा नहीं होता। पब्लिक पॉलिसी स्ट्रक्चर तरीके से, वेल प्लान तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें क्लोज नेट रिलेशन होता है और इंटरेक्शन होता है बिटवीन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी। तो जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राइट टू फूड इज अ लीगल राइट, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो लोग जुडिशरी के पास जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें ये राइट डिनाई किया गया। और फॉर एग्जांपल राइट टू लिव इन गुड एनवायरनमेंट और लिवेबल एनवायरनमेंट, ये आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है। ये डिनाई होता है तो लोग जुडिशरी के पास जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्या क्लोज नेट रिलेशन है, इंटरेक्शन है डिफरेंट गवर्नमेंटल एजेंसी के बीच में। तो वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब हो जाते हैं, जिसके थ्रू एक पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब पब्लिक पॉलिसी जो है वो गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन हो रहा है, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स
ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास है दिमाग में, तो टू अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ मासेस, तो ये एक फीचर हो गया। और ये पॉलिसीज जो हैं, ये जो पॉलिसीज हैं वो क्लियरली स्पेल आउट होती हैं, क्लियरली मेंशन्ड होती हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में कि क्या स्पेसिफिक एजेंडा है, क्या स्पेसिफिक टारगेट है। जैसे फॉर एग्जांपल IMR हमें कम करना है, ये ICDS और बाकी स्कीम्स में है, IMR कम करना है, MMR कम करना है, तो ये टारगेट्स होते हैं। पब्लिक पॉलिसी वो होता है जो गवर्नमेंट एक्चुअली डिसाइड करता है टू डू और टू नॉट टू डू एज वेल, वो भी पब्लिक पॉलिसी का पार्ट होता है। अब जो पब्लिक पॉलिसी वो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ले सकता है, जैसे कि लॉ, तो लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, ऑर्डिनेंसेस लाएगा एग्जीक्यूटिव, या कोर्ट डिसीजंस हो गए। तो फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो गुड गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो इलेक्शंस होते हैं जब उस टाइम पे जो भी कंटेस्टेंट्स हैं इलेक्शंस में, उनको कंपल्सरीली इंफॉर्मेशन पब्लिश करना है, देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिलेटेड टू उनका जो प्रॉपर्टी है, एसेट वगैरह, और उसके अलावा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है सिस्टम में, और लोग जो हैं वो इन्फॉर्म चॉइस मेकिंग कर पाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ कोर्ट के द्वारा हुई, ऑर्डिनेंसेस होते हैं, लॉ होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो सकते हैं, बाकी के डिसीजंस हो सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी पॉजिटिव भी होती है, पब्लिक पॉलिसी नेगेटिव भी होती है। तो पॉजिटिव क्या होती है कि ये सरकार का जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के तहत कंसर्न है उसको डिपिक्ट करता है, इसके लिए सैंक्शन ऑफ लॉ होता है और अथॉरिटी होता है, यानी ये लेजिटिमेट होता है। पब्लिक पॉलिसी लेजिटिमेसी देती है बिकॉज लोगों ने इलेक्ट करके भेजा उन लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। और ये नेगेटिव होता है जब गवर्नमेंटल ऑफिशियल जो होते हैं वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं किसी पर्टिकुलर इशू में, तो भी पब्लिक पॉलिसी का पार्ट होता है, बट वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। पब्लिक पॉलिसी बहुत ही स्पेसिफिक होती है नेचर में देन द आइडिया ऑफ गवर्नेंस, जो बहुत ब्रॉड होता है, जो पब्लिक पॉलिसी को अपने अंदर सब्ज्यूम कर लेता है। और पब्लिक पॉलिसी जो होता है वो ओरिएंटेड होता है स्पेसिफिकली टू अ पर्टिकुलर इशू। तो हमें पॉवर्टी कम करता है, उससे रिलेटेड पॉलिसी लानी पड़ेगी, बिजनेस इन्वायरमेंट बढ़ाना है, उससे रिलेटेड लानी पड़ेगी, राइट टू फूड, स्टारवेशन डेथ ना हो, ठीक है, स्टारवेशन ना हो, उसको काउंटर करना है, तो उसके लिए पॉलिसी आएगी, स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स पब्लिक पॉलिसी को आर्ट ऑफ गवर्नेंस भी बोलते हैं। तो गवर्नेंस एक प्रोसेस है, उसको कैसे किया जाना है उसे पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं गवर्नेंस इन इंडिया एंड ओवरव्यू। तो एक बेसिक्स देखते हैं गवर्नेंस इंडिया कैसे चल रहा है। तो पहला हो गया कि कुछ डायमेंशन है गवर्नेंस इंडिया की, उसमें पॉलिटिकल डायमेंशन है, इसके बाद इकोनॉमिक, सोशल, ये सब देखेंगे हम। तो पॉलिटिकल डायमेंशन क्या इंक्लूड करता है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के जो डिसीजन मेकिंग पावर कमांड करते हैं और पावर टू इम्प्लीमेंट कमांड करते हैं सोसाइटी में, यानी एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से एसोसिएटेड हैं उनको पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बनते हैं, वो पॉलिटिकल डायमेंशन में आते हैं गवर्नेंस के। तो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज, एमएलएज या इंस्टीट्यूशन जो हैं जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उनके अंदर डिफरेंट कमिटीज, बॉडीज या मिनिस्ट्रीज हैं, ये सब पार्ट बनते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस के। अब्यूज ऑफ पावर जो हो रहा है या पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीजें पॉलिटिकल डायमेंशन में आएंगी। इलेक्शंस एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किस हद तक फेयरली इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो वो गवर्नेंस का पार्ट होंगे। गुड गवर्नेंस है कि नहीं है, कितना एथिकल हैं लोग जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या वो कितना पीपल सेंट्रिक पॉलिसी एक्शन ले रहे हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सब पार्ट होगा गुड गवर्नेंस का। इसके बाद लीगल और जुडिशियल डायमेंशन में आते हैं, तो ये कंसर्न है किससे, रूल ऑफ लॉ, जैसे हमने बात की थी, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, इक्वली लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना, और सेफगार्ड ऑफ पीपल्स राइट्स अगेंस्ट एक्सेसेस ऑफ पॉलिटिकल पावर इफ एनी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आधार एक्ट के अंदर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस उसके बोल दिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। क्यों? क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहे थे, राइट टू प्राइवेसी वायलेट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस को आधार एक्ट के नलीफाई कर दिया। तो ये स्टेट कभी कभी कुछ ऐसे लॉज ला सकता है जो राइट्स वायलेट करे लोगों को, तो ये जुडिशियल और लीगल डायमेंशन का वो है, फर्ज बनता है कि उसको इम्प्रूव करे, उसको अवॉइड करे। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को भी इंश्योर करना राइट बेस्ड अप्रोच के थ्रू। तो लीगल जो लॉज लाए जाएंगे वो सोशियो इकोनॉमिक राइट जस्टिस इंश्योर करेंगे थ्रू अ राइट बेस्ड अप्रोच, जैसे एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, या एमजी नरेगा एक्ट, राइट टू वर्क को लीगलाइज किया गया है ना। तो ये सब चीज़ें भी लीगल और जुडिशियल डायमेंशन में आते हैं, और कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कोर्ट फंक्शन कर रहे हैं और कितना ईजी है इस देश में जस्टिस पाना, ये सब पार्ट इसका
इस सब चीज़ें इसका पार्ट होंगी, लीगल और जुडिशियल डायमेंशन के। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डिलीवर बेसिक सर्विसेज टू सिटीजन्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट क्या होता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ये बैकबोन है, किसी भी बैकबोन है इस डायमेंशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन का। और ये इंश्योर करता है कि जो सरकार ने कमिटमेंट्स दिए हैं, कमिटमेंट जो दिए हैं वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है स्टेट का वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करने का। तो फॉर एग्जांपल स्टेट बोल सकता है कि हम पॉवर्टी इतने साल बाद रिड्यूस कर खत्म कर देंगे, लेकिन वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन पे डिपेंड करता है, राइट। ब्यूरोक्रेसी मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होगा, हर तहसील में तहसीलदार होता है। तो ये सब इंश्योर करते हैं कि गवर्नेंस अच्छे से हो पाए, स्कीम्स को पहुंचाया जा सके लोगों तक, तो उनके लिए उसके लिए ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर आ जाएंगे कुछ एरिया जो इस डायमेंशन में कवर करेंगे। परसेप्शन ऑफ करप्शन क्या है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच ली जा रही कि नहीं ली जा रही है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है इन ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन सब के लिए ब्यूरोक्रेसी को अकाउंट किया जाता है और ये सब चीजें इस पर्टिकुलर डायमेंशन का पार्ट है। अब इकोनॉमिक डायमेंशन के में आ जाते हैं। तो पहला तो ये एबिलिटी ऑफ स्टेट है टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसमें टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस लिए, ताकि कंडीशंस क्रिएट की जा सकें जो कंड्यूसिव हैं या पॉजिटिव हैं, एक एनवायरनमेंट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं, राइट, और गवर्नमेंट विच आर एसेंशियल टू दिस कंपोनेंट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट हो जाता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरोइंग ले रही है, राइट, बहुत ज़्यादा बोरोइंग ले रही है आरबीआई के से तो या बाकी बैंकों से, तो उससे क्या हो जाता है कि क्राउडिंग आउट होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता है उससे। क्राउडिंग आउट बेसिकली क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास कोई पैसे लेने के लिए, उधार लेने के लिए फ्रॉम बैंक बचता नहीं है पैसा, तो उससे क्या होता है कि प्राइवेट बिजनेसेस का जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाता है। तो एक ये बैड पॉलिसी कह सकते हैं इसको फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव, मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो इस टाइप की चीज़ों को इंश्योर करना स्टेट का काम है कि फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल डेफिसिट ना हो, और मॉनेटरी पॉलिसीज में आ जाएगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, राइट, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इकोनॉमिक डायमेंशन में आएंगे, इकोनॉमिक गवर्नेंस का पार्ट है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो इस डायमेंशन को गवर्न करते हैं, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेती है टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी थ्रू इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली ताकि सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमी चल पाए। अगर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा पाएगा, तो मैन पावर डेवलप नहीं हो रही है, उससे क्या होगा कि इनकम भी नहीं आ रही लोगों के पास, तो कंजम्पशन भी कम होगा, तो डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लिंक्स हम बना सकते हैं। इसलिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स लेगा, स्टेप्स लेगा गवर्नमेंट, वो इकोनॉमिक गवर्नेंस में आएगा। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जो एसेंशियल है बहुत इंडिया का इकोनॉमिक गवर्नेंस में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स लेंडिंग वगैरह का काम करते हैं, लोगों का पैसा जमा करते हैं। अब इसमें नया इशू आया है एनपीएस का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है इस वक्त। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस में आएंगी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का गवर्नेंस अच्छा है कि नहीं है, ये इकोनॉमिक डायमेंशन का पार्ट है। सोशल डायमेंशन की बात कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली स्टेट का एबिलिटी कितना है किस चीज़ में, कि टेकिंग एक्शन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन। तो जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड कुछ कम्युनिटीज़ हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए स्टेट अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर रहा है और क्या कुछ एक्चुअली में कर पा रहा है और उसका आउटकम क्या है। तो इसमें एनजीओज का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, मीडिया का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेशर ग्रुप्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फॉर सोशल चेंज। तो अगर किसी के प्रति कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी कम्युनिटी के बीच के खिलाफ, फॉर एग्जांपल ऊना में हमने देखा कुछ दलित लोगों को मारा गया बहुत बैडली। अभी रिसेंटली जयपुर के पास भी एक ऐसा सीन हुआ, केस हुआ। तो इसमें हो जाता है सिविल सोसाइटी का रोल, मीडिया का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक ले जा सके और गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव एक्शन ले टू ये सब चीज़ों को कम करने के लिए। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है उसको ब्रिज करने के लिए, और चैलेंजेस जो एड्रेस चैलेंजेस किससे रिलेटेड, अनएथिकल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस होता है फॉर एग्जांपल, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैम्पर होती है, उससे सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना स्टेट का ड्यूटी हो जाता है। एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बात किया है कि ट्राइबल राइट्स इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज से हैम्पर ना हो, या इवन लीगल माइनिंग एक्टिविटी जो गवर्नमेंट परमिशन दे रही है लेकिन उससे ट्राइबल राइट्स हैम्पर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, ये सोशल डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस में आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब हम देखते हैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ
गवर्नेंस इन इंडिया। तो हम देखेंगे इसमें कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जो इम्पोर्टेंट हैं इंडिया में, स्टेप्स टेकन या बहुत टूल्स हैं। ये बेसिकली कौन से टूल्स गवर्नमेंट अब अडॉप्ट कर रहा है इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। तो सबसे पहला सेवोत्तम मॉडल है। तो ये एक ब्रॉड ओवर आर्किंग ऑब्जेक्टिव है इसका, सेवोत्तम मॉडल का, क्या करने का कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यानी पब्लिक गुड्स जो सर्विसेज जो हैं, जो सर्विसेज गवर्नमेंट डिलीवर करता है, उनसे रिलेटेड एक ब्रॉड ओवर आर्किंग ऑब्जेक्टिव है कि इसका क्वालिटी बढ़ाया जा सके। ये सेवोत्तम मॉडल के अंदर आता है। सेकंड ARC रिपोर्ट ने इसको सजेस्ट किया था, किसके लिए? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि वो अपना जो परफॉर्मेंस है उसको एसेस कर पाए और इम्प्रूव कर पाए, ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हो पाए लोगों के लिए। इसमें 3 बेसिकली कंपोनेंट्स हैं। पहला सिटीजन चार्टर की बात है, दूसरा पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बेसिकली क्या हो गया कि लोगों का कुछ कंसर्न है या किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर स्टेप से, तो वो अपने कंसर्न्स रेज कर पाएँ गवर्नमेंट के साथ, विद गवर्नमेंट विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा। और सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव की जाए पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के पास, उसके बारे में भी बात की जाएगी। अब इसमें कुछ 7 स्टेप्स हैं सेवोत्तम मॉडल में कि ये क्या क्या करना है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेवोत्तम मॉडल बोल रहा है कि सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है उनको डिफाइन किया जाए, और जो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उनको क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाए। तो फॉर एग्जांपल हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करते हैं। ये 2011 में लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर क्या था कि कास्ट एंगल को एक्सप्लोर करना था कि कास्ट एंगल कितना इम्पोर्टेंट है इन इंश्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो इसके थ्रू क्या किया गया कि बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन से बेनिफिशियरीज बेस्ड ऑन कास्ट एंगल इंपॉर्टेंट हैं, जिनके लिए हमें स्पेशल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्विसेज को डिफाइन किया जाए और क्लाइंट्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए कि किस पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए कौन से क्लाइंट ज़रूरी हैं, कौन से स्कीम में वीमेन बेनिफिशरीज होंगे, कौन से स्कीम में दलित से बेनिफिशरीज होंगे, या कौन से स्कीम में सब बेनिफिशरीज होंगे। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स सेट किए जाएँ, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। इसके अलावा कैपेसिटी डेवलपमेंट हो ताकि ये स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा सके। फिर परफॉर्मेंस की बात आएगी, परफॉर्म करना है टू अचीव दीज स्टैंडर्ड्स। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर करना है। और मॉनिटरिंग से होगा क्या? मॉनिटरिंग से ये होगा कि हम असेसमेंट कर पाएंगे कि आउटकम जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और फिर इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। तो इम्पैक्ट जो होगा, इम्पैक्ट को इवैल्यूएट किया जाए और फिर इसको कंटिन्यूअसली एक हैबिट में लाया जाए इस इवैल्यूएशन प्रोसेस को। तो इसको हैबिट में लाया जाए। तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन को इससे होगा क्या कि हम अपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, क्या कॉजेस हैं कि पर्टिकुलर स्कीम बेनिफिशियल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो उसको प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर पाएंगे और फिर से हम अच्छे तरीके से उसको रिफॉर्म करके और अच्छे तरीके से लॉन्च कर पाएगी गवर्नमेंट। अब सेवोत्तम जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिला हुआ है ना, सेवा और उत्तम। तो सेवा मतलब होता है सर्विस और उत्तम मतलब एक्सीलेंस। तो यही है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस को इम्प्रूव करना इसका ऑब्जेक्टिव है। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2009 में हुआ सेवोत्तम मॉडल का। आज ये सेवोत्तम जो मॉडल है वो सर्टिफिकेशन स्कीम बन गया है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को सेवोत्तम सिंबल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अच्छा काम किया पब्लिक सर्विस डिलीवरी में और जिन्होंने सेवोत्तम के आइडेंटिफाइड जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया है, सेवोत्तम से डिसाइडेड जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया है, उनको अगर अचीव किया तो ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डेवलप करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है और वो अगर उन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब मेरिट्स क्या सेवोत्तम मॉडल के? तो सबसे पहले तो क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंश्योर कर रहा है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा ये गाइड करता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट्स इन सर्विस डिलीवरी। जैसे हमने बोला कि एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा ऑफ स्कीम्स। तो इवैल्यूएट करेंगे इंटेंडेड आउटकम हम फुलफिल कर पा रहे हैं, मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में गाइड करेगा थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑथेंटिकेटेड सेल्फ असेसमेंट। तो हम अपने एरर को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एरर्स को इम्प्रूव कर पाएंगे और इनको गाइडेंस मिलेगा।
इसके अलावा बेटर सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम जो है एड्रेस नहीं आ रही है तो एनालिसिस और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट के द्वारा कुछ नए सॉल्यूशंस आ सकते हैं दिमाग में। तो बेटर सॉल्यूशंस आर स्लोली एंड सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑर्गेनाइजेशंस रूटीन एंड इंश्योर सस्टेनेबल रिजल्ट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सिटीजन चार्टर के बारे में। तो हमने देखा सेवोत्तम मॉडल का वन कंपोनेंट था सिटीजन चार्टर। तो ये क्या है सिटीजन चार्टर, उसके बारे में देखते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उससे प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सब देखेंगे। तो पहला तो सिटीजन चार्टर जो है वो एक लिस्ट होता है, या ये लिस्ट डाउन करता है कुछ कमिटमेंट जो गवर्नमेंट ऑफिसेस बोलते हैं कि हम ये प्रोवाइड करेंगे, ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लोगों के लिए, और उससे रिलेटेड जो ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा। तो ये सिटीजन चार्टर होता है। ये बहुत क्लियरली डिफाइन करता है डिटेल्स ऑफ द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ही क्लियर कट तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है कि कौन सा ऑफिसर किस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, फॉर एग्जांपल अगर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो कौन सा ऑफिसर देगा किसी पर्टिकुलर ऑफिस में। तो ये प्रॉपरली लिस्टेड डाउन रहेगा। अगर कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है, कोई डिनाई कर रहा है, कोई ब्राइब मांग रहा है, तो ये सब चीज़ों को लेकर के क्वेश्चन किया जा सके लोगों के द्वारा। अब ये करता क्या है, तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन गैप को कम करता है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, और इस इन्फॉर्मेशन गैप को एक्सप्लॉइट करते हुए जो लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी में लोग काम करते हैं, क्लर्क्स हैं, प्यून्स हैं, ये ब्राइबरी मांगते हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक तो एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रहा है, पब्लिक सर्विस भी कभी कभी डिनाई की जाती है, स्पेशली गरीब लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते ब्राइब देना। इसके अलावा एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है सिटीजन चार्टर का, वो क्या है कि एम्पावर करना है सिटीजन्स को इन रिलेशन टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है, एक तो पहला इन्फॉर्मेशन गैप हो गया। अब इन्फॉर्मेशन गैप को एड्रेस करना, 1991 में जॉन मेजर की गवर्नमेंट थी यूनाइटेड किंगडम में, जो एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी। इसने इंश्योर किया था, इसने सबसे पहले दुनिया में सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट किया, और इंडिया में ये 1997 में आई.के. गुजराल की गवर्नमेंट के टाइम पे इसके बारे में चर्चा उठी, इसके बारे में बातें हुई। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ, इनको याद रखिए। ये करने की कोशिश क्या करता है, पहले तो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इन्फॉर्म चॉइस मेकिंग, स्टैंडर्डाइज सर्विस प्रोवाइड करेगा और चीप वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा। तो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कैसे कि पहले तो ट्रांसपेरेंट है कि इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास कि कौन ऑफिसर कौन सा सर्विस देगा और कौन सा ऑफिस कौन सा सर्विस देगा। इसके अलावा अगर वो नहीं डिनायल होता है तो इसके खिलाफ ग्रीवेंस रेज किया जा सके, अकाउंटेबल ठहराया जा सके इनको। कुछ और बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल सा कि ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है। तो अगर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल है तो रिस्पॉन्सिवनेस भी होगा, बिकॉज हम लोग ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं उससे रिलेटेड। इसके अलावा सिविल सोसाइटी को इफेक्टिवली एंगेज करता है इन कर्बिंग करप्शन। तो अगर मीडिया को पता चल गया कि ये पर्टिकुलर सर्विस इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जानी थी और नहीं प्रोवाइड हुआ, तो मीडिया कैन रेज क्वेश्चन उससे रिलेटेड। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स इन्हांस कर सकता है सर्विस डिलीवरी का, ठीक है। इसके अलावा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकता है गवर्नेंस का। तो पार्टिसिपेशन बढ़ाना गवर्नेंस में लोगों का एक ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है गुड गवर्नेंस का। तो इसको भी बढ़ावा देगा सिटीजन चार्टर। अब कुछ चैलेंजेस हैं सिटीजन चार्टर में, देख लेते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला तो कोई लीगल बैकिंग नहीं है सिटीजन चार्टर को इंडिया में, और एक लॉ लाया भी गया जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन वो लैप्स हो गया। इट इज़ नॉट लीगली बाइंड, तो कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता अगर सिटीजन चार्टर प्रोवाइडेड नहीं है। तो नो लीगल मैकेनिज्म इज अवेलेबल, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एनफोर्सिएबल है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं किया जाता। तो होता क्या है कि चार्टर जो है वो पुअरली फ्रेम्ड होता है, ग्राउंड रियलिटी से दूर रहता है। लोगों का जो एक्चुअल एक्सपेक्टेशन है, एक्चुअल डिमांड है, एक्चुअल नीड है, वो एड्रेस नहीं की जा पाती, क्योंकि ऊपर से इम्पोज किया जा रहा है किस तरीके का सिटीजन चार्टर होगा, मिनिस्ट्रीज बता रही हैं, और एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल एड्रेस नहीं हो पाते। तो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आज के टाइम पे। स्टैंडर्डाइजेशन है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, तो अकाउंटेबिलिटी इसलिए मिसिंग है। तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन जब है नहीं तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैसे अकाउंटेबल ठहराना है। इसके अलावा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे सिटीजन चार्टर रिलेटेड करेंटली इन इंडिया। अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास कि सिटीजन चार्टर क्या है, कितना इफेक्टिव है, कितना इनइफेक्टिव है ना, क्या क्या इसके अंदर एक्शंस ले सकती है जनता टू इम्प्रूव देयर सिचुएशंस, टू इम्प्रूव द पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो एक ये है।
इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी के अंदर खुद ही रेजिस्टेंस है टू चेंज, तो ब्यूरोक्रेसी खुद इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती है ये पर्टिकुलर सिटीजन चार्टर, क्योंकि उनका माइंडसेट भी बहुत कॉलोनियल है एंड वो चाहते हैं कि उनका जो पावर स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे, तो ये रेजिस्टेंस है एक। इसके अलावा चार्टर्स आउटडेटेड हैं काफ़ी, क्यों? क्योंकि पीरियोडिक रिव्यू नहीं हो रहा है, कोई पीरियोडिक तरीके से इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, असेसमेंट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से चार्टर्स जो हैं आउटडेटेड हो चुके हैं कई जगहों पे। इसके अलावा डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है चार्टर्स बहुत जगहों पे, जैसे विजुअली चैलेंज लोग हैं तो वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं सिटीजन चार्टर, बिकॉज डिसेबल्ड फ्रेंडली है नहीं। लैंग्वेज बैरियर है, वर्नाकुलर्स में चार्टर नहीं है, क्योंकि ये बताया जैसे कि ऊपर से इम्पोज किया जा रहा है, ऊपर से इम्पोजिशन हो रहा है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, तो लैंग्वेज बैरियर है, तो लोग जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं या फिर हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सेकंड ARC ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि ये रिकमेंडेशंस फॉलो करके हम सिटीजन चार्टर को इफेक्टिव बना सकते हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला तो सेकंड ARC रिजेक्ट करता है वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी, बोलता है कि वन साइज डजंट फिट ऑल, एक ही साइज है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि चार्टर शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, सो लोकल जो डिमांड्स हैं, लोकल जो कंसर्न्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, लोकल कंसर्न्स को, और उसके हिसाब से चार्टर को प्रिपेयर किया जाए। तो चार्टर थोड़ा डाइवर्स होना चाहिए, एक ही यूनिफॉर्म तरीके से एक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड ना हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, लेकिन उसमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी को कंसल्टेशन प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए ताकि बेटर ड्राफ्टिंग हो सके चार्टर की, ठीक है। कमिटमेंट जो है उनको क्लियरली डिफाइन किया जाए, तो बहुत वेग तरीके से कमिटमेंट मेक किए जाते हैं ताकि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल न ठहराया जा सके, अकाउंटेबल न ठहराया जा सके, तो इनको फॉर्मली मेक किया जाए और क्लियरली डिफाइन किया जाए क्लियर कट लैंग्वेज में। इसके अलावा इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं और जो स्ट्रक्चर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो कमिटमेंट्स हैं चार्टर के अंदर वो प्रॉपरली फुलफिल किया जा सके और एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इंश्योर किया जा सके। अगर डिफॉल्ट होता है तो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, किसको नहीं ठहराना है, वो क्लियरली ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू इंश्योर किया जाए। इसके अलावा आउटडेटेड चार्टर्स हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए पीरियोडिकली रिव्यू किया जाए, पीरियोडिक इवैल्यूएशन हो और पीरियोडिक असेसमेंट हो, जिससे क्या किया जाएगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं चार्टर के अंदर, जो भी चीज़ें मिसिंग है या जो चीज़ें यूजलेस हैं उनको हटाया जा सके और नई चीज़ें डाली जा सके, ये भी करना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में 2011 में, सॉरी, इसका नाम था राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल 2011। इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन ये बाद में लैप्स हो गया। तो ये एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहा था कि टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को एक लीगल राइट घोषित कर सके, बना सके, जो कि एक नीड ऑफ द आवर है टू इंश्योर मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो इसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन लैप्स हुआ। इसके कुछ प्रोविजंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक प्रोविजन था कि सिटीजन चार्टर जो है उसको 6 महीने के अंदर हर पब्लिक अथॉरिटी पब्लिश करे। तो एक टाइम बाउंड तरीके से सिटीजन चार्टर को एक सॉर्ट ऑफ लीगल एस्पेक्ट लाया जा रहा था उसमें। इसके अलावा कोई भी सिटीजन जो है वो अपना ग्रीवेंस जो भी है सिटीजन चार्टर से रिलेटेड, फंक्शनिंग ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड या वायलेशन ऑफ अ लॉ, पॉलिसी और स्कीम से रिलेटेड एक ग्रीवेंस फाइल कर सके, कंप्लेंट फाइल कर सके, तो उस ग्रीवेंस को एड्रेस किया जाएगा। सारे जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो है, एक सेपरेट पोस्ट होगी, डेडिकेटेड पोस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल रिलेटेड, वो अपॉइंट करना है सारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज, सारी पब्लिक अथॉरिटीज को, और रिड्रेसल 30 दिन के अंदर किया जा सके। और ये पब्लिक अथॉरिटी जो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स होंगे इनको इंश्योर करना होगा कि ग्रीवेंस रिड्रेसल 30 दिन के अंदर वो हो, एड्रेस हो, लेकिन नहीं तो 50,000 तक की पेनल्टी इंपोज की जा सकती थी इनके ऊपर, या फिर जो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा कोई और जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल और स्टेट पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशंस भी स्टैब्लिश करने थे। ये भी एक रिक्वायरमेंट था जो इंश्योर करेगा, एक स्टैंडर्ड इंश्योर करेगा कि ग्रीवेंस रिड्रेसल और सिटीजन चार्टर रिलेटेड क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। इसके अलावा जो लेजिस्लेशन है टू गारंटी राइट टू टाइम बाउंड पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, वो कुछ स्टेट्स में लाए गए हैं। जैसे मेघालय एक स्टेट है जो फर्स्ट स्टेट बना है सिटीजन चार्टर को लीगल तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, सोशल ऑडिट बेसिकली उसको।
सोशल ऑडिट को बेसिकली। तो इस टाइप के कई सारे एक्ट और भी स्टेट्स ने लाए हैं, लेकिन ये सेंट्रल लेवल पे अप्लाई करना जरूरी है ताकि एक स्टैंडर्डाइज तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सोशल ऑडिट इन इंडिया। अगला जो स्लाइड होगा उसमें हम सोशल ऑडिट डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है सोशल ऑडिट जो है हैज अ लीगल सैंक्शन फॉर ऑल द स्कीम्स इन इंडिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सोशल ऑडिट इज डन बाय सीएजी एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज इन इंडिया। और तीसरा मणिपुर बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लीगलाइज सोशल ऑडिट। तो मणिपुर नहीं है, ये मेघालय है फर्स्ट स्टेट टू लीगलाइज सोशल ऑडिट। ठीक है, सोशल ऑडिट सीएजी और पार्लियामेंट्री कमिटीज नहीं करते हैं, ये सिटीजन्स इनिशिएट कम्युनिटी इनिशिएटिव होता है और मेनली ग्राम सभा के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंडक्ट सोशल ऑडिट्स। और पहला सोशल ऑडिट इज हैज लीगल सैंक्शंस फॉर ऑल द स्कीम्स, नहीं, इंडिया में अभी तक सिर्फ एमजी नरेगा एक्ट के अंदर सेंट्रल लेवल पे इसको लीगल स्टेटस दिया गया है। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं, तो आंसर है नन ऑफ द अबव। अब ये डू यू नो फैक्ट में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमने मेघालय की बात किया तो मेघालय फर्स्ट स्टेट बना टू ऑपरेशनलाइज सोशल ऑडिट लॉ, राइट। ये इसने इम्प्लीमेंट किया मेघालय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक सर्विसेज सोशल ऑडिट एक्ट 2017। सो ईयर याद रखिए 2017 में मेघालय ने सोशल ऑडिट को लीगली लाया ऑपरेशन में, और ये 11 डिपार्टमेंट्स और 21 स्कीम्स को कवर करता है मेघालय के अंदर। इसके पहले सिटीजन जो सोशल ऑडिट था वो सोसाइटी सिविल सोसाइटी इनिशिएटेड था, लेकिन इसके बाद ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो जाएगा, गवर्नमेंट इनिशिएटेड हो जाएगा, क्योंकि इसको एक लीगल फोर्स मिल चुका है मेघालय के अंदर। सोशल ऑडिट बेसिकली क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम। तो सोशल ऑडिट क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू क्या, रिसोर्सेज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो जो भी रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फॉर इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है लोगों के सामने, जनरली किसके द्वारा, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। जैसे ग्राम सभा में होता है पब्लिक अंडर एमजी नरेगा है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि किसी भी इनिशिएटिव का इम्पैक्ट को स्टडी किया जा सके, उसको समझा जा सके और उसको स्क्रूटिनाइज किया जा सके ताकि बेटर सोल्यूशंस निकल के आए और कौन से प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं हो रहे हैं उनका एक एनालिसिस हो सके। बेसिकली सोशल इम्पैक्ट का असेसमेंट करता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। इसके अलावा सोशल ऑडिट ट्रांसपेरेंसी इन्हांस करने में, अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस में इंश्योर करने के लिए हेल्प करता है सोशल ऑडिट। तो ट्रांसपेरेंसी कैसे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन अवेल करा रहा है किसी पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड और लोगों के पास पावर होगा कि वो अपना ग्रीवेंस रेज कर सके कम्युनिटी लेवल पे। इसके अलावा 73rd अमेंडमेंट के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे जो पंचायती राज वगैरह इंस्टीट्यूट किया गया, उसके बाद सोशल ऑडिट ने प्रोमिनेंस गेन किया इंडिया में। तो क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर का और उसमें सोशल ऑडिट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एमजी नरेगा एक्ट जैसे हमने बात किया, इसके अंडर लीगल स्टेटस प्रोवाइडेड है सोशल ऑडिट को। कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं सोशल ऑडिट के क्या है। तो सबसे पहला तो कंसेंसस होना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स का, ताकि किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी या इंडिविजुअल को हार्म ना हो इस किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा। ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सारे एस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर करे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एटसेट्रा। पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों में, उसको इंश्योर करेगा, तो गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी बनेगा। ये रेगुलरली होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो बार कर दिया तो हो गया काम। उसके लिए लीगल बनाना सोशल ऑडिट को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो सके, कुछ ब्रॉड बेंचमार्क्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं दूसरे स्टेट्स में, उनको मद्देनजर रखते हुए कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए। एम्पेरिकल हो, एविडेंस बेस्ड हो, फैक्ट्स पे कंपैरिजन हो, कुछ इंडिकेटर्स डेवलप किए जाएं, और ये ट्रांसपेरेंसी इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्रिंसिपल है। इसके अलावा महात्मा गांधी का जो आइडिया था स्वराज्य का, जो उन्होंने प्रोपोगेट किया, उसके अंदर क्या है कि पार्टिसिपेशन जो लोगों का है वो जरूरी है गवर्नेंस प्रोसेसेस में, जो कि हमने आज भी अचीव नहीं किया है। इवन आफ्टर ये जो इंडिपेंडेंस हमें मिला, उसके बाद जो सेंट्रलाइजेशन हुआ बहुत एक्सेसिव तरीके से हुआ, तो बहुत ऊपर टॉप डाउन अप्रोच लिया गया गवर्नेंस में, जिसकी वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ किसी भी पॉलिसी में, और उसकी वजह से हम आज तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं, जैसे पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, एटसेट्रा। तो ये चीज़ करना ज़रूरी था। सोशल ऑडिट एक अच्छा टूल है उसको करने के लिए।
इनिशिएटिव जो होता है गवर्नमेंट का वो फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल कुड नॉट इम्प्रूव आउटकम, जैसे हमने बात की, डिस्पाइट ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बीइंग इन्वेस्टेड। तो बहुत सारा पैसा खर्च किया गया बहुत सारी स्कीमों में, लेकिन उसका जो आउटकम है वो बहुत पुअर रहा। और उसका एक कारण है कि सोशल ऑडिट या ऐसे टूल्स नहीं थे, पार्टिसिपेशन बेस्ड नहीं था गवर्नेंस प्रोसेस। लोगों को लिमिट कर दिया गया मेनली टू एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंचाइज, तो इलेक्शन तक लिमिट कर दिया गया लोगों के पार्टिसिपेशन को पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो एक ये बड़ा चैलेंज रहा, जिससे हुआ क्या कि जो इनिशिएटिव्स थे, गवर्नेंस इनिशिएटिव्स थे, उनका डिटैचमेंट हो गया ग्राउंड रियलिटी के साथ। और टॉप डाउन अप्रोच की वजह से क्या हुआ कि जो लोकल इश्यूज थे जिनको एड्रेस करना था, जो लोगों के एक्चुअल प्रॉब्लम्स थे, वो एड्रेस नहीं किए गए, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और इससे एक चीज़ और हुआ एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया। करप्शन बहुत हुआ क्योंकि मॉनिटरिंग जो मैकेनिज्म्स थे किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के, जो ऑडिटिंग मैकेनिज्म्स थे वो बहुत वीक थे, और उसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी वीक हो गई। और ये इस आइडिया पे बेस्ड है सोशल ऑडिट की पीपल आर बेस्ट जज ऑफ देयर नीड, उनको क्या चाहिए और उनको क्या नहीं चाहिए, किस पर्टिकुलर स्कीम में अपने को पैसा खर्च करना है गवर्नमेंट को, किस में नहीं करना है, उसके लिए लोग खुद ही बेस्ट जज हैं, जिसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जरूरी है। इसके लिए भी सोशल ऑडिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल ऑडिट और सोशल ऑडिट में क्या अंतर है। तो फाइनेंशियल ऑडिट जैसे सीएजी जैसी बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज फाइनेंशियल ऑडिट करती हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ये इंस्पेक्शन और असेसमेंट करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्कीम में कितना पैसा अलॉट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा और कितना पैसा खर्च हुआ बेसिकली बजट के द्वारा। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करता है, कोई प्रॉफिट हुआ कोई लॉस हुआ किसी भी पर्टिकुलर स्कीम में, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिंडर हुई जैसे बजट डेफिसिट बढ़ा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, ये सब चीज़ों को फाइनेंशियल ऑडिट में देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है। लेकिन सोशल ऑडिट में क्या करते हैं, इंटेंडेड सोशल ऑब्जेक्टिव्स जैसे पॉवर्टी कम हुआ कि नहीं हुआ, इलिटरेसी कम हुआ कि नहीं हुआ, स्टारवेशन का कम हुआ कि नहीं हुआ, माल न्यूट्रिशन कम हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है सोशल ऑडिट के थ्रू। और कैसे करते हैं, कंसल्टेशन होता है रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स का, जिसमें बेनिफिशियरीज इंक्लूडेड होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं और ऑफिशियल्स भी होते हैं। ऑफिशियल्स क्यों होते हैं, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली क्या प्रोसेसेस थे, किस तरीके से स्टेप्स लिए गए, कितना पैसा यूटिलाइज हुआ नहीं हुआ, क्या कुछ ऑब्जेक्टिव आउटकम आया कि नहीं आया, तो सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। मेरिट्स देख लेते हैं कुछ सोशल ऑडिट का। तो सबसे पहले इश्यूज को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है ये, कि फॉर एग्जांपल इस एमजी नरेगा का एनालिसिस हुआ और देखा गया कि जो एक्चुअल इश्यूज थे, जैसे फॉर एग्जांपल जॉब का, वो एक्चुअली में एड्रेस हो ही नहीं रहा है, या मिसयूज हो रहा है, स्कीम के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज को बाईपास किया जा रहा है, लीकेज हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को एनालिसिस करना जरूरी है, और वो उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर पाएँ अकॉर्डिंगली, तो रेस्पॉन्सिवनेस बढ़े, उसके लिए सोशल ऑडिट नेसेसरी हो जाता है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग गवर्नेंस आर्किटेक्चर में, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है और रिफॉर्म किया जा सकता है थ्रू अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म है जो एक बेटर एनालिसिस करता है, बेटर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर कोई बॉडी जो इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही है और वो एनालिसिस भी कर रही है, तो एक वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, जो सही आउटकम नहीं दे पाता है, एनालिसिस नहीं कर पाता है किसी भी पर्टिकुलर स्कीम का, किसी भी पर्टिकुलर इनिशिएटिव का। पीरियोडिक असेसमेंट होता है सोशल ऑडिट के अंदर, जिसके तहत गोल्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है, इंडिकेटर्स को चेंज किया जा सकता है, टारगेट्स को चेंज किया जा सकता है, प्रोग्राम का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, ताकि एक बेटर रिजल्ट मिल सके। तो सोशल ऑडिट के बेनिफिट्स हैं। कुछ चैलेंजेस क्या हैं सोशल ऑडिट के, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि बहुत ही लोकलाइज्ड है नेचर में, तो इसका जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है कि मतलब एक जगह सोशल ऑडिट किया तो उसको जनरलाइज करके बाकी जगह पे अप्लाई किया जा सके, और इसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। मॉनिटरिंग जो होती है वो इनफॉर्मल एड हॉक होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, तो एक स्टैंडर्ड तरीके से सोशल ऑडिट नहीं हो रहा है इंडिया में, बहुत ही एड हॉक तरीके से हो रहा है। अब इसका प्रॉब्लम कारण एक ये भी है कि लीगल नहीं है, लीगली एप्लीकेबल नहीं है सारे स्कीम्स में। एक सप्लाई गैप है किसका, ऑडिटर्स का, ट्रेंड ऑडिटर्स का और एक्सपर्ट्स का, तो ये सप्लाई गैप भी कम करने की जरूरत है। जो फाइंडिंग्स हैं बहुत सारे सोशल ऑडिट की, फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा एक्ट के तहत बहुत सारे फाइंडिंग्स आए सोशल ऑडिट्स के, लेकिन उनके ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत पुअर है, कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है उसमें, बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं मिनिस्ट्रीज के पास, लेकिन उनमें कोई एक्शन लिया नहीं गया है। नो लीगल बैकिंग येट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, तो ये हमने देखा ही ऑलरेडी।
अवेयरनेस की भी कमी है अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट का जो इम्पोर्टेंस है, क्या गवर्नमेंट जो लोगों को बेनिफिशियरीज को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सोशल ऑडिट के तहत, ये इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कैपेसिटी पुअर है इन कंडक्टिंग सोशल ऑडिट। जैसे ग्राम सभा है, तो एक ये टेक्निकल बॉडी नहीं है या फिर एक्सपर्ट बॉडी नहीं होती है, इसमें सारे ऑल एडल्ट मेंबर्स आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ ग्राम सभा, बट उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। और सिंस सप्लाई गैप हमने देखा ये ट्रेंड ऑडिटर्स का, इसकी वजह से कैपेबिलिटी उसका एनहांस नहीं हो पा रहा है, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं क्या सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहला अवेयरनेस क्रिएशन ज़रूरी है, ताकि एक सोशल मूवमेंट जैसा सिचुएशन क्रिएट किया जा सके फॉर सोशल ऑडिट और लोग इसकी डिमांड करें। तो अवेयरनेस जनरेशन है, एजुकेशन ज़रूरी है सोशल ऑडिट से रिलेटेड, ताकि ग्राम सभा जैसे इंस्टीट्यूशंस में सोशल ऑडिट का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का रिलेटेड टू सोशल ऑडिट बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी ग्राम सभा हैं और जो लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ट्रेनिंग होना चाहिए सोशल ऑडिट से रिलेटेड। एक्सपर्ट ऑडिटर्स को लाना ज़रूरी है थ्रू इंसेंटिवाइजेशन, और उनको लाएं जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंफॉर्मेशन गैप को फिल किया जाए और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को एनहांस किया जाए। तो इसके अलावा आईसीटी को यूज किया जा सकता है फॉर कम्युनिकेटिंग सोशल ऑडिट रिपोर्ट टू कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड इंश्योर टाइम बाउंड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल, प्रगति स्कीम एक लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर मॉनिटरिंग करना था, सेंट्रल लेवल पे मॉनिटरिंग होगी। 3 टियर स्ट्रक्चर था, जिसमें पीएमओ के ऑफिसर्स होंगे, सेक्रेटरीज होंगे और चीफ सेक्रेटरीज होंगे स्टेट्स के। तो आईसीटी का इस्तेमाल सोशल ऑडिट का रिपोर्ट इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, मिनिस्ट्रीज में देना ज़रूरी है, ताकि एक बेटर रिस्पांस और रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव किया जा सके और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके बेटर गवर्नेंस का। अब देखते हैं ई गवर्नेंस के बारे में थोड़ा सा, कि ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस बेसिकली, इसके बारे में हमने गुड गवर्नेंस वाले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में देखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे। तो ये रेफर करता है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म रिलेशंस बिटवीन क्या, सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये चीज़ें को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय एज वेल। तो आईसीटी का यूज़ करना है गवर्नेंस में, और इससे होगा क्या कि डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सकेगा, बेटर बनाया जा सकेगा, इंटरेक्शन बेटर हो सकेगा बिजनेसेस के साथ, इंडस्ट्रीज का। जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया, सिंगल विंडो क्लियरेंस, तो ये ई गवर्नेंस स्कीम के तहत हुआ। सिटीजन्स का एम्पावरमेंट होगा थ्रू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो इंटरनेट बेस्ट जगह है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा दूर तक पहुँचाया जा सकता है, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, तो उससे सिटीजन्स का एम्पावरमेंट होता है। गवर्नेंस जो है इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सकता है, और इसके अलावा टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को इंश्योर किया जा सकता है, और रीच ऑफ गवर्नेंस को बढ़ाया जा सकता है। जैसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ पे इंटरनेट के द्वारा हम रीच को बढ़ा सकते हैं। बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल हिली एरियाज हैं वहाँ पे, और कुछ हिमाचल वगैरह में कई जगह हैं जहाँ पे 4-4 महीनों के लिए स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी कट हो जाती है, आइसोलेट हो जाते हैं ये जगह, तो वहाँ पे इंटरनेट के द्वारा रीच को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये ई गवर्नेंस का बेनिफिट है। अब हम एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये पास पेपर में आया था। क्वेश्चन है कि सिटीजन्स चार्टर जो है एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, लेकिन इसके खुद के लिमिटेशंस हैं। तो ये लिमिटेशंस आइडेंटिफाई करें और सजेस्ट करें मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस ऑफ सिटीजन चार्टर। तो क्वेश्चन में 3 चीज़ें एड्रेस करनी। पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को, इसमें एक बेसिक लिखना है चीज़ें कि कैसे इंप्रूव करता है सिटीजन चार्टर। उसके अलावा इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं और कुछ मेजर सजेस्ट करने हैं, उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले इंट्रो एक हमारा थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। तो कोई डेटा है, कोई केस है आपके पास सिटीजन चार्टर रिलेटेड, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखते हैं कैसे इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले एक डेफिनेशन लिख दी हमने कि सिटीजन चार्टर है क्या। ये एक सेट ऑफ कमिटमेंट है, ठीक है, सेट ऑफ कमिटमेंट है। किसके द्वारा दिया जाता है, पब्लिक एजेंसी के द्वारा, रिगार्डिंग क्या, सर्विसेज विच इट डिलीवर्स। तो उसके बारे में कमिटमेंट्स होते हैं, और कौन कौन सा ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सब चीज़ें सिटीजन चार्टर में होती हैं। अब इसके लिए राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल एक्ट, जिसके बारे में हमने बात की, बिल 2011, ये लाया गया था
जो सिटीजन चार्टर को एक लीगल स्टेटस टाइम बाउंड मैनर में अप्लाई करने का मैंडेट देता है पब्लिक एजेंसीज को, जिसको 6 महीने के अंदर लागू करना था, लेकिन ये बाद में लैप्स हो गया। तो ये थोड़ा एक बेसिक इंट्रो दे सकते हैं, इस बिल के बारे में लिख दिया और डिफाइन कर दिया सिटीजन चार्टर एक्चुअली है क्या। अब सिटीजन चार्टर का देख लेते हैं कैसे इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोगों को, है ना, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके इन्फॉर्मेशन गैप कम करता है और लोगों को एम्पावर करता है और अवेयरनेस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू क्या, उनका जो एंटाइटलमेंट है, उनका जो राइट है, और इसके थ्रू क्या होता है, सिटीजन्स का एम्पावरमेंट हो रहा है। लोगों को उनका कंसर्न रेज करने के लिए, ग्रीवेंस रेज करने के लिए एम्पावर करता है, अलाउ करता है ना, और इससे अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की एनहांस होती है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक ये चेक रखता है ऑन एरेंट ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स डिनाई कर देते हैं सर्विस, तो डिनायल ऑफ सर्विस अगर दे कर रहे हैं या ब्राइबरी मांग रहे हैं, तो इनके ऊपर एक चेक रखता है कि लोग एम्पावर्ड हैं, लोगों को पता है कि ये पर्टिकुलर सर्विस इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी है, तो उस पर एक चेक रखता है, क्या पर्टिकुलर सर्विस का चार्ज है, वो सब चीज़ें डिफाइंड रहती हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी को भी एम्पावर करता है इन्फॉर्मेशन दे करके, ताकि जो पुअर और इलिटरेट्स हैं उनको भी एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, सिविल सोसाइटीज कुछ एक्शंस ले सके अपने लेवल पे। बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं इन सब प्रोसेसेस में, तो वो भी इस सिटीजन चार्टर की हेल्प ले करके लोगों की मदद कर सकते हैं और उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है। हालांकि सिटीजन चार्टर जो है इंडिया में बहुत तरह की लिमिटेशंस फेस कर रहे हैं, हम वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी का। तो एक वो जो माई बाप सरकार वाला एटीट्यूड है, एक जो कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा है, तो ब्यूरोक्रेट्स का एटीट्यूड ये है कि वो बॉसेस हैं इंस्टेड ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, राइट। तो उससे होता क्या है कि एटीट्यूड चेंज नहीं आया, एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो अब क्या है कि सिटीजन चार्टर कितना भी आप ला लीजिए, अगर एक एटीट्यूड चेंज नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो बैकबोन है गवर्नेंस का, तो कुछ उससे एक्चुअल बेनिफिट मिल नहीं रहा है हमें। सिटीजन चार्टर इन इटसेल्फ कैन नॉट इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। अगर जो प्रोवाइडर है, यानी बेसिकली ब्यूरोक्रेट जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाता जब तब तक सिटीजन चार्टर में सर्विस डिलीवरी इंप्रूव नहीं की जा सकती सिटीजन चार्टर के द्वारा। इसके अलावा चार्टर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पुअरली फ्रेम्ड चार्टर है। सबसे पहला तो प्रॉब्लम, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो बिल लाया गया था 2011 में, वो भी लैप्स कर गया। और तो इससे क्या हो रहा है, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि चार्टर कैसे फ्रेम होगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई नॉर्म नहीं है, तो एक वो बड़ा चैलेंज हो जाता है। ये पुअर फ्रेमिंग ऑफ चार्टर इसलिए भी होता है कि कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं है यूजर्स को लेकर के, यूजर से और कम्युनिटी से या सिविल सोसाइटी से, तो उनसे रिलेटेड कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं है इन फ्रेमिंग ऑफ चार्टर। तो वो क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी से डिवाइड हो जाता है और ग्राउंड जो लोकल इशूज हैं उनको एड्रेस करना भूल जाता है या मिसिंग होते हैं। इसके अलावा कमिटमेंट जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं है चार्टर में, और चार्टर अनस्ट्रक्चर्ड है, तो एक ये बड़ा प्रॉब्लम है। नो लीगल बैकिंग है चार्टर को, जिससे क्या होता है कि इनइफेक्टिव हो जाता है और एडहॉक तरीके से ऑपरेट कर रहा है चार्टर। अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास मासेस में कि चार्टर क्या कितना इफेक्टिव है, चार्टर क्या रोल प्ले कर सकता है, उनको क्या बेनिफिट दे सकता है, इससे रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। भले चार्टर बहुत जगहों पे एक्टिव है, ऑलरेडी अप्लाई किया गया है बहुत सारे ऑफिस में। चार्टर्स आउटडेटेड है, कोई पीरियोडिक असेसमेंट नहीं है, उनमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कौन से एलिमेंट्स, उनको असेसमेंट नहीं किया जाता है। तो बहुत ही रैंडम तरीके से अभी तक पुराने 15 साल पुराने जो चार्टर्स बनाए गए उनको अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा ऊपर से इम्पोजिशन फ्रॉम अब ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच लिया जा रहा है चार्टर्स के एस्टैब्लिशमेंट। मिनिस्ट्रीज ने गाइड कर दिया है कि ये चार्टर अप्लाई करना है, और उसमें लोकल इश्यूज, जैसा हमने देखा कंसल्टेशन नहीं हो रहा, तो लोकल इश्यूज एड्रेस नहीं किए जा रहे हैं, तो एक वो भी बड़ा चैलेंज है चार्टर के साथ। कुछ मेजर्स देखते हैं इंप्रूव करने के सिटीजन चार्टर को। तो सबसे पहला सेकंड ARC के रिकमेंडेशन हमने ऑलरेडी देखे हैं पिछले स्लाइड्स में, थोड़ा ब्रीफ में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये चार्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म एक देखेंगे और एक बाकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या जरूरी हैं। तो चार्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म तो सबसे पहले ARC रिपोर्ट में बोला गया कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, इसलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्टर बनाया जाए, अलग अलग यूनिट्स अलग अलग सिचुएशन पे क्या चार्टर्स होंगे उसको उस हिसाब से डिसाइड किया जाए। तो स्टैंडर्ड हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें एकदम सेम ही चार्टर बनाना है। सिविल सोसाइटी का इंक्लूजन होना चाहिए इन कंसल्टेशन प्रोसेस इन वाइल फ्रेमिंग द चार्टर। कमिटमेंट्स को क्लियरली डिफाइन किया जाए और फॉर्म तरीके से उनको बनाया जाए, जो ये कमिटमेंट्स पूरा कर सकते हैं उनको ही डाला जाए सिटीजन चार्टर में। इसके अलावा इंटरनल प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म किया जाए,
ठीक है, ताकि और प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इंश्योर किया जाए इन केसेस ऑफ डिफॉल्ट, तो ये ज़रूरी है। तो कई जगह ऐसा हो रहा है कि मतलब चार्टर तो है लेकिन उसमें अगर कोई पर्टिकुलर डिमांड मीट नहीं हो रही, सर्विस नहीं मिल रही लोगों को, तो उसके खिलाफ कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ही नहीं है, तो चार्टर इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये करने की ज़रूरत है, जीआरएम इंश्योर करना ज़रूरी है। पीरियोडिक रिव्यू और पीरियोडिक इवैल्यूएशन ज़रूरी है सिटीजन चार्टर का, ताकि उसको टाइम टू टाइम जो टाइम की चेंजिंग टाइम्स की नीड्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए सिटीजन चार्टर को, जो हमने बिल की बात की थी उसको लीगल स्टेटस दिया जाए, उसको पास किया जाए। सिटीजन्स के अमंग अवेयरनेस बढ़ाया जाए चार्टर के बेनिफिट्स के बारे में, और इसमें सिविल सोसाइटीज़ का रोल एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। और जैसा ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात की, प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल बनाया जाए और जो नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, पेनल्टी या फिर और बाकी जो लीगल एक्शन हैं वो लिए जा सकें। अब हम देखते हैं बाकी और क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट कर सकते हैं। तो बाकी ब्रॉडर रिफॉर्म्स स्ट्रक्चर में, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हम सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात किया प्रकाश सिंह केस में, जिसमें 7 डायरेक्टिव्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो रिफॉर्म पुलिस डिपार्टमेंट, तो ये करना चाहिए। सिविल सर्विसेज में एक ब्रॉडर जनरल रिफॉर्म हो, जो ब्यूरोक्रेसी को जनरली इन जनरल रिफॉर्म करेगा, सजेस्टेड बाय सेकंड आरसी, जैसे कि सिविल सर्विसेज बोर्ड एक एग्जांपल हो गया। तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म जरूरी है, पुलिस रिफॉर्म जरूरी है। आरटीआई और विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को हमने देखा कि कैसे देखा है, गुड गवर्नेंस लेक्चर में आप देख सकते हैं। इनके कुछ चैलेंजेस देखे थे, कुछ अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की गई जो इनको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अच्छे बनाए जा सकें। और फिर लास्ट चीज ये है कि मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच होनी चाहिए, जैसे कि सेवोत्तम मॉडल हो गया, वो एक गाइडिंग लाइट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। एज वेल एज सोशल ऑडिट को लीगली इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच हो। सिटीजन चार्टर खुद में बेनिफिशियल नहीं होगा, अगर बाकी चीज़ों के साथ लिंक करके देखा जाए तो ही बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे हम कंक्लूड कर सकते हैं इसके साथ एक पॉजिटिव उसमें कि सिटीजन चार्टर दो एन इफेक्टिव टूल इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन नॉट बिकम इफेक्टिव इन इट्स आइसोलेटेड रिफॉर्म्स। तो इसके अंदर सिर्फ चार्टर के अंदर रिफॉर्म करके, चार्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स करके हमें एक्चुअल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एक वाइडर रिफॉर्म गवर्नेंस स्ट्रक्चर में जरूरी है, गवर्नेंस आर्किटेक्चर में जरूरी है टू मेक सिटीजन चार्टर सक्सेसफुल इन इंडिया। तो ये हमने गवर्नेंस के बेसिक देखे इस लेक्चर में। कुछ डेफिनेशंस, कंपोनेंट्स देखे हमने, 8 कंपोनेंट्स यूनाइटेड नेशंस ने जो दिए, वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी का डेफिनेशन देखा। इसके बाद हमने कुछ टूल्स देखे, इंस्ट्रूमेंट्स देखे ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, पब्लिक पॉलिसी क्या है उसके बारे में देखा, कुछ क्वेश्चंस मेंस का एक क्वेश्चन लिया हमने, एक एमसीक्यू डिस्कस किया, और फिर हमने एक चीज़ ये भी देखा कि गवर्नेंस वर्सेस गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है। और हमने सेकंड आरसी के रिकमेंडेशन, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट और अपना सेवोत्तम मॉडल डिस्कस किया। तो ये था लेक्चर गवर्नेंस के ऊपर। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।